हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि एक अनडिवाइडेड नेशन, ठीक है, जो इंडिया है उस बन तो गया है, इंडिया बन तो गया है एक अनडिवाइडेड नेशन जिसने इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी 15 अगस्त 1947 में। लेकिन उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस थे जो इंडिया के पास थे एक नेशन को एकजुट करके रखने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि महात्मा गांधी की कैसे हत्या कर दी गई, उसके बारे में हमने उसके बाद हमने पूरी जो डिस्कशन किए थे कि कौन से चैलेंजेस थे। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ठीक है, संविधान लिखा गया। उसमें उनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसमें क्या क्या चीज़ें, जो क्या क्या फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में हमने देखा। और उसके बाद जो है हमने देखा कि कैसे जो है स्टेट्स, है ना, में और सेंटर में जो प्रोविजंस है उसको कैसे बांटे जाना है, वो सारी चीज़ों को देखा। अब हमको आगे देखना है कि ये जो पार्ट है इसमें हमको आगे देखना है कि कैसे स्टेट्स फॉर्म हुए, प्लानिंग कमीशन के बारे में देखना है, डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कैसे करनी थी उसको देखना है, 5 ईयर प्लान जो होते हैं उनके बारे में देखना है। उसके बाद लास्ट में केस स्टडी है जिसमें हमको श्रीलंका के बारे में देखना है। तो यहाँ पे हमको स्टार्ट करना है हाउ स्टेट्स वेयर फॉर्म से। तो बैक इन 1920s द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, हैज प्रोमिस्ड दैट वंस द कंट्री won इंडिपेंडेंस ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंस। तो यहाँ पे जब 1920s में की जो बात हो रही है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, तब वहाँ पे जो मेन पार्टी थी फ्रीडम स्ट्रगल की, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही कंट्री इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लेगी वैसे ही जो अलग अलग जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज स्पोकिंग जो ग्रुप है, रिलेटिंग टू लैंग्वेज जो ग्रुप है, उनको क्या है, उनका अपना अलग एक प्रोमिस दे दिया जाएगा। हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ऑनर दिस प्रोमिस। और इंडिपेंडेंस पाने के बाद जो कांग्रेस है उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये जो प्रॉमिस उन्होंने किया था कि अलग अलग जो लैंग्वेज वाले ग्रुप्स हैं, जो प्रोविंस है, उनको अपना अपना प्रोविंस दे दिया जाएगा, वहां पे अपना एक राज्य दे दिया जाएगा। फॉर इंडिया हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिस्पाइट द विशेस एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी, फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन बट टू टू। तो जैसे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाते समय जो जितने भी नेता थे, उसमें जो महात्मा गांधी जो मेन प्रमुख नेता थे, वो चाहते थे कि इंडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसमें कोई कास्ट का भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। ये महात्मा गांधी का बहुत ही इच्छा थी और उनके एफर्ट्स थे। लेकिन होने के बाद, फ्रीडम पाने के बाद जो है इंडिया जो है एक नेशन बन के नहीं रहा, वो क्या है, दो नेशन में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मोर देन 1 million पीपल हैड बीन किल्ड इन राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और जैसे ही पार्टीशन हुआ इंडिया का, इंडिया का पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान में, तो उस समय जो है मिलियन, समझ रहे हैं आप, मिलियंस ऑफ पीपल जो है, जो दंगे फसाद हुए हिंदू और मुस्लिम के बीच में, उसमें मारे गए। कुड द कंट्री अफोर्ड फर्दर डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब एक पार्टीशन से इतने दंगे फसाद हुए, तो क्या ये जो कंट्री है हमारी, जो इंडिया बन रही है, एक स्टेट बना हुआ है, उसमें लैंग्वेज के बेसिस में और डिविजन करना चाहिए। बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वेर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय वल्लभ भाई पटेल, तो ये अगेंस्ट थे, ये विरोध करते थे कि जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बेसिस में जो स्टेट्स को बांटने का जो बात हो रही है उसको। आफ्टर पार्टीशन नेहरू सेड दिस Rupturist tendency had come to the fore. To check them, the nation had to be strong and united, so as Patel put it. तो पार्टीशन के बाद नेहरू जी ने क्या बोला कि ये जो डिस्ट्रप्शन, ये जो अलग अलग तोड़ने की जो टेंडेंसी है, जो ये रुझान आ रहा है, उसको हमको कैसे भी करके क्या है, ये निकट आ रहा है, हमको इसको रोकना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। और अगर एक नेशन एकजुट बना के रखना है तो उसको स्ट्रांग और यूनिफाइड रखना भी बहुत जरूरी है। और पटेल जो है, वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने भी कहा, द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड अ नेशन। तो पहला और आखिरी जो जरूरत है इंडिया का, वो क्या है कि इंडिया को एक नेशन बना के हमको रखना है।
Everything which helps the growth of nationalism has to go forward, and everything which throws obstacles in its way has to be rejected. तो वो बोल रहे हैं हर एक चीज जो इंडिया में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाएगी उसको हमको बढ़ावा देना है, और हर एक चीज जो इसमें रुकावट लगाएगी उसको हमको रिजेक्ट करते हुए चलना है, निकालते हुए चलना है. We have applied this test to linguistic provinces also, but by this test in our opinion they, है ना, जो वो लोग हैं कैनॉट बी सपोर्टेड. तो उन्होंने ये जो चीज़ है उसको अप्लाई किया. जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस जो बनाए हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाने की जो बात थी उनको नकारा. ठीक है, तो ये सही हुई और इसका लोगों ने सपोर्ट भी किया. तो दैट द कांग्रेस लीडर्स वुड नाउ गो बैक ऑन द प्रॉमिस क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. लेकिन जो लोग हैं, है ना, जो कॉमन पीपल हैं, जो कांग्रेस लीडर्स हैं जिन्होंने मतलब अपनी जो प्रॉमिस है उसको नहीं रखा, तो इससे क्या है, जो लोग हैं, है ना, उनके बीच में एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की भावना आ गई, असंतोष की भावना आ गई. द कन्नड़ स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स हैड ऑल लुक फॉरवर्ड हैविंग देयर ओन स्टेट्स. तो ये जो कन्नड़ बोलने वाले लोग, स्पीकर्स मतलब बोलने वाले लोग, मलयालम बोलने वाले लोग, मराठी बोलने लोग, और भी जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, ये आशा कर रहे थे कि उनको अपना एक खुद का स्टेट मिलेगा. द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट however came from Telugu speaking districts of what was मद्रास प्रेसिडेंसी. और जो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट विरोध कहाँ से आया, एकदम ज्यादा विरोध कहाँ से आया, जो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट से, मद्रास प्रेसिडेंसी की वहां से. व्हेन नेहरू वेंट टू द कैंपेन देयर ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 ही वाज मेट विद ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन्स डिमांडिंग वी वांट आंध्रा. तो जब नेहरू जी 1952 में फिर से जब जनरल इलेक्शंस हुए तो वहां पे वो कैंपेन करने गए, ठीक है, यात्रा पे गए, वहां अभियान के लिए गए. तब वहां पे उनका कैसे स्वागत हुआ, काले झंडों और स्लोगन्स के साथ में कि हमको आंध्रा नाम का एक स्टेट अलग से चाहिए जिसमें तेलुगु स्पीकिंग लोग वहां पे रहेंगे होंगे. तो ब्लैक फ्लैग्स मतलब उनका विरोध करते हुए जो है वहां पे लोगों ने उनसे मुलाकात की. इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर अ वेटरन गांधीयन नेम पोट्टी Sri Ramamulu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protect the interest of Telugu speaker. और उसी ईयर जो अक्टूबर का महीना था वहाँ पे गांधीयन, है ना, एकदम गांधी जी को सपोर्ट करने वाले, गांधी जी के आदर्शों में चलने वाले पुट्टी श्री रामुलु नाम के आदमी ने क्या है, हंगर स्ट्राइक, है ना, भूख हड़ताल कर दी ताकि जो आंध्रा, है ना, आंध्रा नाम का स्टेट मिल सके तेलुगु स्पीकर्स को. एज द फास्ट वेंट ऑन इट अट्रैक्टेड मच सपोर्ट. हड़ताल्स एंड बंस वेयर ऑब्जर्व्ड इन मेनी टाउन्स. तो जैसे ही ये जो फास्ट है, ये जो हड़ताल है ना, ये जो हंगर स्ट्राइक है, वो आगे बढ़ता गया, उनके सपोर्ट में बहुत लोग आ गए और हड़ताल्स और बंद जो है बहुत सारे स्टेट्स टाउन्स में ऑब्जर्व किया गया. तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है पोट्टी श्री राममल्लू, ठीक है, द गांधीयन लीडर हु डाइड फास्टिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर. तो ये इन्होंने बहुत दिनों तक फास्ट रखा, ठीक है, 58 डेज तक इन्होंने फास्ट रखा और आखिर में इनकी मृत्यु हो गई. तो ऑन 15 दिसंबर 1952, 58 डेज into his fast, पोट्टी श्री रामुलु डाइड. तो 58 डेज का फास्ट रखने के बाद, उपवास रखने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद आखिरकार 15 दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई. एज द न्यूज़पेपर पुट इट, द न्यूज ऑफ द पासिंग अवे ऑफ श्री राममल्लू engulfed entire आंध्रा इनटू chaos. और जैसे ही न्यूज़पेपर में यह बात छपी, जो न्यूज़ जो है वो पूरा फैल गया कि श्री मल्लू जी है वो खत्म हो गए, तो उसके बाद, है ना, उसके बाद जो पूरा आंध्रा वाला स्टेट है वो प्रभावित हुआ और एकदम मतलब शोर शराबा, हल्ला हो गया वहां पे, ठीक है, कोलाहल मच गया. द प्रोटेस्ट वे सो वाइड स्प्रेड एंड इंटेंस दैट सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव इन टू द डिमांड. तो इतना विरोध हुआ, इतना मतलब वाइड स्प्रेड विरोध हुआ और इतना इंटेंस था ये विरोध सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब एकदम फोर्स में आ गई कि उनको उनका जो डिमांड है उनको देना पड़ा. Thus on October 1, 1953, the new state of Andhra came into being, which subsequently became Andhra Pradesh. तो 1 अक्टूबर 1953 में नया स्टेट बनाया गया आंध्रा,
ठीक है, जिसको बाद में आंध्र प्रदेश नाम रख दे दिया गया। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज ऑल्सो डिमांडेड देयर ओन सेपरेट स्टेट्स। और आंध्रा के बनने के बाद जो अदर बाकी जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज है, मतलब अदर जो लैंग्वेज के बेसिस में जो कम्युनिटीज हैं, उन्होंने भी डिमांड किया कि हमको अलग से स्टेट चाहिए। अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप व्हिच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1956 रिकमेंडिंग द रीड्रॉइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स and provisional boundaries to form compact provinces of Assamese, Bengali, Odia, Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu speaking respectively। तो अब देखिए एक स्टेट मतलब गवर्नमेंट को एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप करना पड़ा 1956 में, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की 1956 में। इन्होंने क्या बोला कि भाई डिस्ट्रिक्ट जो है उसको फिर से ड्रॉ करने की ज़रूरत है, जो प्रोविजनल बाउंड्रीज हैं उसको भी फिर से ड्रॉ करने की ज़रूरत है मैप में, और जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस हैं, उनको अलग अलग जो है स्टेट दे दिया जाए। जैसे आसामी को आसामी स्पीकिंग जो लोग हैं उनको अलग स्टेट दे दिया गया, बंगाली को अलग, उड़िया को अलग, ठीक है, अलग अलग जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है उनको अलग अलग स्टेट दे दिया गया। द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज आल्सो टू बी ब्रोकन अप इनटू सेवरल स्टेट्स। और जो बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था नॉर्थ इंडिया जिसे कहा जाता था, जिसमें हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, उसको भी अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। A little later in 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speaker। और वैसे ही बाइलिंगुअल मतलब दो भाषा बोलने वाला जो स्टेट है, ठीक है, बाइलिंगुअल स्टेट दो भाषा बोलने वाला स्टेट था बॉम्बे, उसको भी डिवाइड कर दिया गया दो स्टेट्स में, ठीक है, मराठी और गुजराती स्पीकर्स के बेसिस में। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा, द फॉर्मर फॉर पंजाबी स्पीकिंग्स who were also most six, the latter or for the rest who were not पंजाबी बट वर्जन्स ऑफ हरियाणवी और हिंदी। तो अब 1966 में पंजाब को भी डिवाइड कर दिया पंजाब और हरियाणा में, जिसमें पंजाब में पंजाबी स्पीकर्स वो और हरियाणा में हरियाणा स्पीकर्स जो। तो यहाँ पे मैप दिया गया है द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। तो यहाँ पे 5A जो ये जो मैप है इसमें आप देख सकते हैं ये 1947 14 अगस्त 1947 का मैप है, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स है और ब्रिटिश इंडिया है। तो ये जो पिंक वाला जो है यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब यहाँ पे राजा महाराजा जो नवाब है उनका राज चलता था, वो भी ब्रिटिश के सब्सिडरी अलायंस के अंडर में। और ये जो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, ये जो येलो कलर में है, ऑरेंजिश येलो कलर में, ये है ब्रिटिश इंडिया। तो देख सकते हैं अभी का जो मैप देख रहे हैं और ये उस समय का जो मैप है और अभी का जो मैप है उसमें काफी सारा डिफरेंस है। उसके बाद जो है यहाँ पे 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 का मैप है, ये इस तरीके का मैप है। तो इसमें भी काफी डिफरेंसेस है जो अभी का मैप है उसमें, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स अभी भी हैं, अनवेस्ट प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो पहले प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, और अदर स्टेट्स का यहाँ पे दिया गया है। States ceased to be princely states as when its prince agreed to merger with India or Pakistan or was defeated, but many of these states were retained as administrative unit until 31st October 1956. Hence the category unwest princely states for the period 1947-1948 to 31st अक्टूबर 1956। तो 31st अक्टूबर 1956 तक कुछ जो स्टेट्स हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के अंडर ही आते थे, ठीक है। उसके बाद कुछ जो स्टेट्स हैं वो मर्ज हो गए इंडिया जो है उसमें। तो 31st अक्टूबर 1956 तक सारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया में मर्ज हो चुके थे। अब उसके बाद हमको फाइनल मैप देखना है जो 1975 का मैप है, जिसमें ये आपको जाना पहचाना मैप दिख रहा होगा, है ना, जो अभी हम पढ़ते हैं। इसमें भी अभी काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। जैसे अभी हम करंट की बात करें तो करंट में बहुत सारे जो नए स्टेट्स हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। अभी प्रीवियसली 10 ईयर्स 20 ईयर्स में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको ब्रेकअप कर दिया गया। जैसे कि मध्य प्रदेश, ठीक है, मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, तो मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा जा चुका है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश भी जो है 2 स्टेट्स में बट चुका है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है, ये भी बट चुका है उत्तराखंड में, और बिहार भी बढ़ चुका है, ठीक है, झारखंड और बिहार। तो ये जो काफी सारे जो स्टेट्स है उसमें बदलाव आ चुका है।
The bridge on the Mahanadi constructed to control the flow of water. Bridges and dams became the symbol of development in independent India. तो यहाँ पर ब्रिज की पिक्चर दी गई है। ये ब्रिज कहाँ पे है? महानदी रिवर में है, ठीक है, ताकि वाटर फ्लो को कंट्रोल करके रखे। तो ब्रिजेस और डैम भी एक सिंबल हुआ करता था कि डेवलपमेंट प्रोसेस। तो क्योंकि जैसे ब्रिजेस और डैम्स बनेंगे तो सिंचाई का जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा, तो एट लास्ट क्या होगा? एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद स्टेट का मतलब होता है कंसर्न विद द गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? कंसर्न विद द गवर्नमेंट। नोट दैट यूज्ड इन दिस सेंस द वर्ड डजंट रिफर टू डिफरेंट स्टेट्स व्हिच आर फाउंड इन अ कंट्री, ठीक है। तो ये अलग सेंस में यहाँ पे स्टेट का वर्क यूज होगा, जो हम आगे देखेंगे। तो उससे पहले एक और पिक्चर देख लेते हैं। ये पिक्चर है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है गांधी सागर डैम, ठीक है, गांधी सागर बांध का। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द 4 डैम्स बिल्ट ऑन चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश। इट वाज कंप्लीटेड इन 1960 में कंप्लीट किया गया। कहाँ पे बनाया गया है? चंबल रिवर में, गांधी सागर डैम, ठीक है। चंबल रिवर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा रिवर कहाँ पे से बहता है, कौन से रिवर में कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सा डैम कहाँ पे है, कब बना, ये सारी चीजें आपको याद में रखनी है। तो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, नेक्स्ट हमको देखना है कि डेवलपमेंट के लिए कैसे प्लानिंग की गई। लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस बेयर अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू नेशन। अब जो नया नेशन बन रहा है वहाँ पे मेजर जो चैलेंजेस थे वो हमने देख लिए। अब हमको डेवलपमेंट की प्लानिंग के बारे में देखना है। तो हमको इंडिया और इंडियंस को अगर गरीबी से उभारना है और एक मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाना है, तो उसके लिए वो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था नया नेशन बनाने के लिए। इन 1950s द गवर्नमेंट सेटअप अ प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 1950 में गवर्नमेंट ने सेटअप क्या प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, जो कि डिजाइन करेगा, ठीक है, डिजाइन भी करेगा और उसको एग्जीक्यूट भी करेगा, जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं, सूटेबल पॉलिसीज है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अच्छे पेस से हो सके। देयर वॉज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। तो एक ब्रॉड एग्रीमेंट बना कि भाई कैसे हमको इकोनॉमिक को आगे बढ़ाना है, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल बनाया गया। हियर बोथ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर विल प्ले इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन इंक्रीजिंग प्रोटेक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल मतलब जहाँ पे स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, सरकार जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो साथ मिलके जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रोल निभाएंगे, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और जॉब्स जनरेट हो सके, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और लोगों में पॉवर्टी, जो लोगों के बीच में जो पॉवर्टी है, ठीक है, गरीबी है, वो कम हो सके। व्हाट स्पेसिफिकली दीज रूल्स वेयर टू बी, विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड by in which by the market, and how to achieve a balance between the different regions and states, and was to be defined by the planning commission। अब प्लानिंग कमीशन का क्या काम था कि उनको स्पेसिफाई करना था कि रूल्स कौन से रूल्स, कौन से इंडस्ट्रीज जो है वो स्टेट के अंडर होने चाहिए, कौन से मार्केट जो है स्टेट के अंडर होने चाहिए, और जो प्राइवेट सेक्टर को कौन से स्टेट्स में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए जोर देना चाहिए, कैसे बैलेंस बनाना है डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स के बीच में। इन 1956 द सेकेंड 5-year प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड। और 1956 में सेकेंड 5-year प्लान को फॉर्मुलेट किया गया, बनाया गया। दिस फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑन बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। तो सेकेंड 5-year प्लान का क्या फोकस था कि हमको बढ़ावा देना है जो हेवी इंडस्ट्रीज है, जैसे स्टील मैन्युफैक्चर वाली इंडस्ट्रीज है उनको, और लार्ज स्केल में हमको डैम्स बनाने हैं, ताकि इरिगेशन जो प्रोसेस है उसमें मदद मिल सके। दिस सेक्टर्स वुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट। और ये जो सेक्टर्स है वो किसके अंडर होंगे? स्टेट के अंडर, मतलब गवर्नमेंट के अंडर। दिस फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज एंड एफर्ट ऑन स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। और ये जो पॉलिसीज बनाई गई, ये सोच के बनाई गई कि हाँ, ये जो पॉलिसीज है वो आगे जो डेकेड्स आएंगे, आगे जो साल आएंगे, उनको आगे मतलब हमको डेवलपमेंट के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो फोकस हैवी इंडस्ट्रीज में अगर हम अच्छे से काम करते हैं, तो आगे वो फ्यूचर लॉन्ग टर्म जो है हमको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्रीज एंड एफर्ट ऑफ स्टेट रेगुलेशन ऑन इकोनॉमी, है ना। तो ये गाइड करते थे कि हमको नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स में कैसे आगे बढ़ना है। दिस अप्रोच हैज मेनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। और ये जो अप्रोच है इसके बहुत सारे सपोर्टर्स भी हुए, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। तो नेहरू ऑन 5-year प्लान्स। तो नेहरू का 5-year प्लान्स में क्या विचार था
उसके बारे में हमको देखना है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू was a great supporter of planning process. He explained the ideas and purpose of planning in a series of letters he wrote to the chief minister of different states. तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे कि प्लानिंग प्रोसेस हमको कैसे करना है ना, कि प्लानिंग प्रोसेस हमको बना के चलना है। और उन्होंने एक्सप्लेन किया जो आइडियाज और पर्पस थे, है ना, जो सीरीज, है ना, और उन्होंने लेटर्स लिखना चालू किए जो डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स थे स्टेट्स को, कि ताकि जो वो जो प्लानिंग कमीशन के जो प्रोसेस है वो समझ सके उनको और उनको इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प कर सके। इन ए लेटर ऑन 22 दिसंबर 1952 ही सेड, और लेटर जो उन्होंने लिखा था 22 दिसंबर को डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा, बिहाइंड द फर्स्ट 5-year प्लान लाइज द कंसेप्शन ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड ऑफ माइटी कॉपरेशन एफर्ट ऑफ ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बताया जो फर्स्ट 5-year प्लान है उसमें क्या है, वो ये सोच के चल रहे हैं कि इंडिया को यूनाइट कैसे करके रखना है और कोऑपरेटिव एफर्ट्स होना चाहिए पीपल जो लोग हैं इंडिया के उनसे। तो वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट it is not merely the government machinery that counts in all this, but even more so enthusiastic and cooperation of the people. तो वो बताना चाह रहे हैं कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट ही एक मशीनरी नहीं है जो लोगों को आगे बढ़ा सकता है, इसमें लोगों को भी मतलब एंथुसियास्ट मतलब लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और उनको भी उत्साहित होना पड़ेगा। वह पीपल मस्ट हैव सेंसेशन ऑफ पार्टनरशिप इन माइटी एंटरप्राइज ऑफ बीइंग फेलो ट्रैवलर्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट गोल दैट दे एंड वी हैव सेट बिफोर अस। तो वही चीज ये बोल रहे हैं कि लोगों के मन में भी रहना चाहिए कि हम पार्टनर हैं, हम हिस्सेदार हैं, जो हमको जो एक एंटरप्राइज खड़ा करना है जिससे इंडिया का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और जो नेक्स्ट गोल है, जो हमारा जो नेक्स्ट 5-year प्लान है, उसमें हमको हेल्प मिल सके। द प्लान मे बी एंड हैज टू बी बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट statistics and like, but figures and statistics very important as they do not give life to the scheme. That breath of the life comes in other ways, and it is for us now to make this plan, which is enshrined in cold print, something living, vital and dynamic, which captures the imagination of the people. मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होगा 5-year प्लान हम प्लानिंग करके चलेंगे, इकोनॉमिक्स से हम हेल्प करके लेके चलेंगे, स्टैटिस्टिकल डाटा लेके चलेंगे, तो हमको आगे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे फिगर 8 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट का। तो जवाहरलाल नेहरू और भिलाई स्टील प्लांट, तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है, भिलाई में है। भिलाई कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, रायपुर से पास में 40 किलोमीटर की दूरी पे है भिलाई। तो द भिलाई स्टील प्लांट was set up with the help of former Soviet Union in 1959। तो 1959 में सोवियत यूनियन के हेल्प से भिलाई स्टील प्लांट को सेटअप किया गया, लोकेटेड इन द बैकवर्ड रूरल एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। तो जो पिछड़ा इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहां पे ये लोकेटेड था, ठीक है, वहां पे ये सेटअप कराया गया। और अभी जो एरिया है ये बिल्कुल भी रूरल एरिया नहीं है। भिलाई स्टील प्लांट के बनने के बाद से यहाँ बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। भिलाई, अगर आपको कभी भी मौका मिले, अगर आप ये जो सिटी है इसको विजिट करेंगे, बिल्कुल प्लान सिटी है, पोल्यूशन फ्री तो पूरा नहीं बोल सकते, बट आपको हर जगह ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी, जो आपको बाकी जो सिटीज है उसमें आपको देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलेगी। बिल्कुल जो सेक्टर वाइज पूरा प्लांट सिटी है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ बनाई भिलाई स्टील प्लांट में, स्कूल से लेके स्कूल्स हो गया एजुकेशन के फील्ड में, और मेडिकल के फील्ड में, और भी बहुत सारी सुविधाएं जो है भिलाई स्टील प्लांट ने प्रोवाइड की यहाँ के लोगों को, ठीक है। तो इट केम टू बी, तो इससे ये समझ में आता है जो, क्योंकि मैं इस एरिया में पढ़ी बड़ी हूँ, कि मेरे फादर यहाँ काम करते थे भिलाई स्टील प्लांट के, राजरा माइंस में काम करते थे। तो ये चीज़ें हमने भी देखी है कि हाँ, अगर यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट नहीं रहता तो यहाँ पे सिर्फ एक गांव बन के रह जाता, भिलाई जो है एक गांव बन के रह जाता। लेकिन एक इंडस्ट्री आने के बाद जो है
ये जो सिटी है, वो जो एक छोटा सा रूरल एरिया हुआ करता था, वो एक बड़ी सिटी में बदल गया, जहाँ पे आज सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये बात होती है कि इंडस्ट्री के आने से कैसे जो है लोगों की वहाँ पे पॉवर्टी डिक्रीज हो जाती है, गरीबी कम हो जाती है, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डेवलप होने लग जाता है। इट केम टू बी सीन एज द इम्पोर्टेंट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे कि मैंने बताया कि एक साइन है और ये रियल फैक्ट है कि यहाँ पे इंडस्ट्री बनने के बाद काफी सारे modernization हुए। Some felt that it had put inadequate emphasis on agriculture. Others argued that it had neglected primary education. अब भाई कोई चीज हो रही है तो उसमें तर्क देने वालों लोगों की भी कमी नहीं होती। तो कुछ लोगों को ये लगता था कि भाई इनएक्यूरेट मतलब कम एम्फेसिस मतलब जोर दिया गया एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, और कुछ लोगों को लगा कि प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर दिया। अदर्स को, कुछ और लोगों को लगा कि एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है, एनवायरमेंट को जो है साथ लेके नहीं चला गया इकोनॉमिक पॉलिसीज में। एज महात्मा गांधी फॉलोवर, महात्मा गांधी के फॉलोवर थी मीरा वेन। उन्होंने क्या लिखा इन 1949, बाई साइंस एंड मशीनरीज ही मतलब मैनकाइंड को बोल रही है, जो इंसान है उनको बोल रही है, मे हैव ह्यूज रिटर्न्स फॉर अ टाइम बट अल्टीमेटली विद कम डिसोलेशन। मतलब वो बताना चाह रही है कि साइंस और मशीनरी से हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हमको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन हम आखिरकार एक निराशाजनक स्थिति में जाने वाले हैं। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे क्या है पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। वी हैड टू गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस एंड डेवलप अवर लाइफ विद इन हर लॉ इफ वी आर टू सर्वाइव एज अ फिजिकली हेल्दी एंड मोरल डिसेंट स्पीसीज। तो यहाँ पे वही बोलना चाह रही है कि नेचर को बैलेंस में रखते हुए काम करना बहुत जरूरी है। हमने अपने लाइफ को तो डेवलप कर लिया, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में जो डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमको नेचर के जो लॉस है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, है ना। हेल्दी और जो मोरल स्पीसीज है उनको आपको लेके चलना चाहिए। तो ये बात भी उन्होंने सही कही कि इंडस्ट्रीज के आने के बाद से जो हमारे जो इंडिया है उसमें पोल्यूशन लेवल जो है बहुत हद तक बढ़ चुका है। तो उसके बाद जो है कुछ हमको यहाँ पे देखना है द सर्च ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तलाश में क्या हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू एंड कृष्ण मेनन अराइविंग एट यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है सभी को आज के डेट में यूनाइटेड नेशन के बारे में पता है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की पिक्चर दी गई है। तो कृष्ण मेनन लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशन बिटवीन 1952 एंड 1962 एंड आर्ग्यूड फॉर अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो यहाँ पे कृष्ण मेनन जो है वो इंडियन को रिप्रेजेंट करते थे यूनाइटेड नेशन में 1952 से लेकर 1962 तक, और ये एक तर्क दिया है उन्होंने, मतलब कि जो और ये सपोर्ट करते थे कि नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है, तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी मतलब ऐसे जो राज्य, ऐसे जो स्टेट्स, ऐसे जो कंट्रीज जो वॉर वगैरह पे बिलीव नहीं करते थे, उनका सोच था कि हाँ हमको अच्छे से रहना है, पीसफुली रहना है, इक्वलिटी के साथ रहना है, सबके साथ भाईचारा के साथ रहना है। तो इंडिया गेन फ्रीडम सून आफ्टर डिवास्टेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डिवास्टेशन मतलब जो तबाही हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो है इंडिया को फ्रीडम मिल गया। एट दैट टाइम A new international body, the United Nations, formed in 1945 was its infancy। तो उसी समय जो है एक इंटरनेशनल बॉडी मतलब एक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने वाली एक बॉडी फॉर्म हुई थी यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जो 1945 में उसका गठन हुआ था, और ये अभी नहीं थी। इन्फेंसी मतलब अपने बचपन में थी, ठीक। तो in 1950s and 1960 saw the emergence of Cold War, that is the power rivalries and ideological conflicts between the USA and USSR, with both countries creating military alliances। तो 1950s और 60s में एक मतलब कोल्ड वॉर था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है, जहाँ पे एकदम मतलब लोगों के बीच में जो और दुश्मनी थी, और जो उनके आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, सोच विचार में बहुत ही मतभेद थे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और दोनों ने मिलिट्री अलायंसेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया था। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन कॉलोनियल एम्पायर्स वेर कोलैप्सिंग एंड मेनी कंट्रीज वेयर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। और ये वो भी समय था जब कॉलोनियल एम्पायर्स जो है वो क्या है खत्म होते आ रही थी, कोलैप्स हो रही थी, खत्म हो रही थी, और बहुत सारी कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट हो रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, हु वाज आल्सो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट India, developed Free India's foreign policy in this context. Non-alignment formed the bedrock of this foreign policy। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर भी थे,
ठीक है, दो पोस्ट इनके पास थी। तो वो क्या है, इंडिया की नई फॉरेन पॉलिसी के लिए जो है नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है उसको बेडरॉक मान के चल रहे थे हमारी कंट्री का फॉरेन पॉलिसी। बेडरॉक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेड बाय स्टेट्समैन फ्रॉम इजिप्ट, यूगोस्लेविया, इंडोनेशिया, घाना एंड इंडिया, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्ज कंट्रीज नॉट टू ज्वाइन आइदर ऑफ द टू मेजर अलायंसेस। टू मेजर अलायंसेस मतलब यूएसए और यूएसआर, इनके बीच में मतभेद चल रहा है, उनको बिल्कुल ज्वाइन करने से मना किया गया। और जो स्टेट्स है, इजिप्ट हो गया, यूगोस्लेविया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, घाना हो गया और इंडिया हो गया, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को सपोर्ट करने लग गए। बट दिस पॉलिसी ऑफ स्टेइंग फ्रॉम अलायंसेस, ठीक है, जो मतभेद हैं, जो लड़ाई करने वाले जो राज्य हैं उनसे अलग रहना, वॉज नॉट द मैटर ऑफ रिमेनिंग आइसोलेटेड और न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये नहीं था कि भाई हम लड़ाई झगड़ा से दूर है तो हम एकदम आइसोलेटेड रहेंगे, हम अपने में ही रहेंगे, या हम बिल्कुल इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, ऐसा भी नहीं था। द फॉर्मर मीन्स aloof from world affair where non-aligned countries such as India played an active role in mediating between American and sovereign alliances। तो इसका मतलब क्या है, नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि हमको जो वर्ल्ड अफेयर्स है उसमें मतलब हमको साथ देना है। और जो नॉन अलाइंड कंट्रीज है, ठीक है, जैसे कि इंडिया है, ठीक है, वो उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया कि वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में जो मतभेद है उसको सॉल्व करे। दे ट्राई टू प्रिवेंट वॉर, ठीक है, जो मतभेद है उसको सॉल्व करे ताकि लड़ाई वगैरह ना हो। ऑफन टेकिंग अ ह्यूमैनिटेरियन एंड मॉरल स्टैंड अगेंस्ट वॉर। तो उन्होंने जो नॉन अलाइन मूवमेंट वाली जो कंट्रीज हैं उन्होंने हमेशा जो वॉर्स है उसको प्रिवेंट किया और एकदम मानवता और मोरल तरीके से जो है वॉर को ख़त्म करने की कोशिश की। हाउएवर फॉर वन रीज़न और अदर मैनी नॉन अलाइन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया गॉट इन्वॉल्व इन वॉर्स। और कुछ भी रीज़न के कारण जो नॉन अलाइन कंट्रीज हैं, मतलब वो इंडिया है, उनको कई बार वॉर्स का सामना करना पड़ा। बाय 1970 अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज हैव जॉइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसको बहुत सारे कंट्रीज ने क्या है ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है। द लीडर्स ऑफ अफ्रीका, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज मेट एट बंदूक, इंडोनेशिया, 1955 की तस्वीर है। Only 29 newly independent states participated in the famous conference to discuss how Afro-Asian could continue to oppose colonialism and West domination। तो उसके बाद हमको देखना है द नेशन 60 years on, ठीक है, नेशन 60 years के बाद उसका क्या हाल हुआ। ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 60 years of its existence as a free nation। How well the country done in this time and to what extent has it fulfilled the idea to set out in its constitution। तो 15 अगस्त 2007 में इंडिया ने अपनी 60 साल, ठीक है, इंडिपेंडेंस के 60 साल को सेपरेट किया। तो यहाँ पे हमको ये डिस्कस करना है कि इंडिया ने इतने टाइम में क्या किया, ठीक है, और कितने एक्सटेंट तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिखा है, बढ़ा चढ़ा के इतनी सारी बातें लिखी हैं, क्या उसको सारे का उन्होंने, जो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने पालन किया, क्या पालन कर पाएंगे। तो दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड एंड दैट इट इज स्टिल डेमोक्रेटिक। तो इंडिया अभी एक साथ ही है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। आर अचीवमेंट्स दैट वी माइट बी प्राउड ऑफ। तो ये एक अचीवमेंट है जिसके हमको बहुत ही गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि हमारी कंट्री यूनाइटेड है और स्टिल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ हर साल इलेक्शंस होते हैं, स्टेट्स वगैरह में छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं, हर 4 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं। तो मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैव फेल्ट इंडिया कुड नॉट सर्वाइव एज अ सिंगल कंट्री, दैट इट वुड ब्रेक into many parts with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own। तो यहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेन के जो ऑब्जर्वर्स थे, जो इंडिया पे नजर रखे हुए थे, उनको ये लगता था कि इंडिया जो है एक नेशन के रूप में, एकजुट एक नेशन के रूप में नहीं, एक सिंगल कंट्री के रूप में नहीं सर्वाइव कर पाएगी और वो टुकड़ों में बट जाएगी, जिसमें अलग अलग रीजन्स होंगे, जिसमें अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है अपना अपना स्टेट, अपना अपना नेशन बना के रह जाएंगे। अदर बिलीव दैट इट वुड कम अंडर मिलिट्री रूल। और कुछ लोगों को लगता था कि वो मिलिट्री रूल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। हाउएवर एज many as 13 general election has been held since independence as well as hundreds of states and local election। तो यहाँ पे 60 साल में 13 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो 4 साल में, हर 4 साल में होते हैं, वो इंडिपेंडेंस के बाद हो चुके थे और hundreds of states और local election हो चुके थे। There is a free press as well as independent judiciary। Finally, the fact that
people speaking different languages or practice different faiths had not come in way of national unity। तो यहाँ पे एक फ्री प्रेस है, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना, एक इंडिपेंडेंट मतलब जो कोर्ट है ना, जहाँ पे केसेस वगैरह लड़े जाते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोले जाने के बाद भी, डिफरेंट रिलीजन्स को मानने के बाद भी इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है। लेकिन अगर हम अदर पहलू देखें, दूसरा रूप देखें, तो ऑन द अदर हैंड डीप विशन परसिस्ट। तो कुछ जो डीप विशेष जो है पहले के जो हैं वो अभी भी जो धारणाएं हैं लोगों के मन की वो नहीं बदल पाई है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज द अनटचेबल्स और एज दे आर रिफर्ड टू एज द दलित्स फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे कि अनटचेबिलिटीज को खारिज तो कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अभी भी जो है इनको वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कई जगह पे है, भेदभाव जो है मतभेद जो है उनको झेलना पड़ता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू वाटर सोर्सेज, टेम्पल्स, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। और कुछ बहुत सारे रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पे इनको अभी भी अलाउ नहीं किया जाता है, जहाँ वो वाटर सोर्सेज से पानी ले सके, टेम्पल्स में एंट्री कर सके, पार्क्स में जा सके या पब्लिक प्लेस को यूज कर सके। एंड डिस्पाइट द सेक्युलर आइडियाज एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैड बीन क्लासेस बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स इन मेनी स्टेट। तो अभी भी जैसे अगर न्यूज वगैरह में देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे किस्से हो जाते हैं जहाँ पे मतलब ये जो दंगे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं उनके बेसिस में दंगे फसाद होते हैं। अबव ऑल, एज मेनी ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड, द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज ग्रोन ओवर ईयर्स। तो जैसे कि बहुत सारे ऑब्जर्वर ने नोट किया होगा, जो गल्फ है, तो डिफरेंस बिटवीन जो रिच और पुअर है वो बढ़ता जा रहा है सालों साल में। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सम ग्रुप्स ऑफ इंडियंस हैव बेनिफिटेड अ ग्रेट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कुछ जो इंडियंस हैं, जो कुछ ग्रुप्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दे लिव इन लार्ज हाउस, डाइन इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, सेंड देयर चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स एंड टेक एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज। तो वो लोग क्या है, बड़े बड़े घर में रहते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं और अपने बच्चों को एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं और एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज में भी जाते हैं। एट द सेम टाइम मेनी अदर्स कंटिन्यू टू लिव इन पॉवर्टी लाइन। और ऐसे समय में सेम टाइम में बहुत लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो है मतलब एकदम गरीबी में अपना जीवन को गुजारा कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दी गई है, धारवी इन बॉम्बे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम एरियाज। तो झुग्गी बस्ती वाला जो एरिया होता है कहाँ, धारवी मुंबई में, ये सबसे बड़ा स्लम है पूरे वर्ल्ड का। तो इसी में आप देखेंगे ये जो झुग्गी बस्ती है और इसके इधर पे देखेंगे आप बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे आपको दिख जाएगी। तो द कॉन्स्टिट्यूशन house in urban slums, living in remote villages on land that yield little, they cannot afford to send their children to schools। तो भाई जो अर्बन मतलब शहर में स्लम एरियाज में रहने वाले लोग हैं और जो विलेजेस में रहने वाले लोग हैं जिनके पास मतलब ज़्यादा पैसे नहीं है, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हमारी कंट्री क्या है, पिछड़ जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस इक्वलिटी बिफोर लॉ, बट इन रियल लाइफ सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स, जजड बाय द स्टैंडर्ड it set itself as independence. The Republic of India has not been a great success, but it has not been a failure either। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी बोली गई है लॉ के सामने में, लेकिन क्या है, पूरे जो इंडियंस हैं वो इक्वल अभी भी नहीं है ना। अब अगर हम स्टैंडर्ड्स को देखें तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जो बोला गया है वो उतना सक्सेस में नहीं आया, लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि पूरी तरीके से इसका फेलियर भी नहीं हुआ। तो उसके बाद एल्सवेयर देखना है, श्रीलंका में क्या हुआ। तो यहाँ पे हमको देखना है श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, आगे हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इन 1956 द ईयर द स्टेट ऑफ इंडिया वे रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका देन सिलोन इंट्रोड्यूस्ड एन एक्ट रिकॉग्नाइजिंग सिन्हाला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो 1956 में जब हमारी कंट्री में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन सेटअप हुआ और जो हमारे कंट्री के जो स्टेट्स है उसको लिंग्विस्टिक के बेसिस में अलग अलग स्टेट्स में बांट दिया गया, वही उसी साल में जो पार्लियामेंट थी श्रीलंका की, अभी सिलोन जिसे कहा जाता है, उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला, ठीक है, सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया कंट्री का। दिस मेड सिन्हाला द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्टेट स्कूल्स एंड कॉलेज, इन पब्लिक एग्जामिनेशन एंड इन कोर्ट्स। तो इससे क्या हुआ, सिन्हाला जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गया सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, एग्जामिनेशन और कोर्ट्स में। द न्यू एक्ट वॉज अपोज्ड बाय तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी हु लिव्ड इन नॉर्थ ऑफ द आइलैंड। व्हेन यू डिनाई मी
माई लैंग्वेज सेट वन ऑफ तमिल एम्पू यू डिनाई मी एवरीथिंग। तो यहाँ पे ये जो नया एक्ट है उसके इम्पोज करने के बाद, इसको पास करने के बाद कुछ तमिल स्पीकिंग जो माइनॉरिटी है वहाँ के, उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया। जो नॉर्थ ऑफ आइलैंड में रहते थे उन्होंने ये बोला, ठीक है, उनमें से एक एमपी है, उन्होंने बोला कि अगर तुम मुझे अपने लैंग्वेज से अलग कर रहे हो तो इसका मतलब तुम मुझे हर चीज़ से अलग कर रहे हो, कंट्री की हर चीज़ से अलग कर रहे हो। यू आर होपिंग फॉर ए डिवाइडेड Ceylon want another, adding, don't fear, I assure that we'll have a divided Ceylon. An opposition member himself, Sinhala speaking, predicted that if government did not change its mind and insisted on the act being passed, two torn little bleeding states might arise out of the little state. तो यहाँ पे एक opposition member है, ठीक है, और जो इन्होंने पूरा विरोध, मतलब एक ऑपोजिशन मेंबर जो खुद सिन्हाला स्पीकर थे, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि गवर्नमेंट अगर अपना माइंड चेंज नहीं करता, वो ये अपने एक्ट पे जो एक्ट उन्होंने पास किया उसको नहीं हटाता, तो जो स्टेट है श्रीलंका, एक छोटा सा जो कंट्री है, वो दो पार्ट्स में बट जाएगा और यहाँ पे फिर दंगे फसाद होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे गन कैरिंग तमिल मिलिटेंट अ सिंबल ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका, इसके बाद पिक्चर दी गई है। तो फॉर several decades now, a civil war has raged in Sri Lanka, whose roots lie in the imposition of Sinhala language on Tamil-speaking minority. Another South Asian country, Pakistan, was divided into two when Bengali speakers of East felt that the language was being suppressed. तो यहाँ पे मतलब डेकेड्स हो गए, मतलब कई साल हो गए, एक सिविल वॉर हमेशा अभी तक श्रीलंका में है, जहाँ पे जो सिन्हाला लैंग्वेज है और जो तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी है, इनके बीच में एक सिविल वॉर चल ही रहा है वहाँ के लोगों के बीच में। और एक और साउथ एशियन कंट्री है जो पाकिस्तान, जो इंडिया से बनी हुई है, वो उसको भी दो भाग में डिवाइड होना पड़ा था, जब वहाँ पे पाकिस्तान में जो बंगाली स्पीकर्स हैं उनको एक अलग से राज्य दे दिया गया, ठीक है। तो ऑन कॉन्ट्रास्ट इंडिया हैज मैनेज टू सर्वाइव एज अ सिंगल नेशन इन पार्ट बिकॉज द मेनी रीजनल लैंग्वेज हैव गिवन फ्रीडम टू फ्लरिश। हैड हिंदी बीइंग इम्पोज्ड ऑन साउथ इंडिया इन द वे उर्दू वाज इम्पोज्ड ऑन ईस्ट पाकिस्तान और सिन्हाना ऑन नॉर्थ श्रीलंका, इंडिया टू हैव सीन अ सिविल वॉर और फ्रेगमेंटेशन। तो इंडिया ने क्या किया, जो अलग अलग रीजन के लोग हैं, ठीक है, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दिया, ठीक। तो इससे क्या है, उनको फ्रीडम मिल गई कि हाँ वो अपने जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे उस तरीके से काम कर सके। अगर देखिए हिंदी जो है इम्पोज की गई साउथ इंडिया में, तो है ना, और उर्दू इम्पोज किया गया ईस्ट पाकिस्तान और श्रीलंका में, इससे क्या है, देखिए ब्रेकअप हो गया। अगर इंडिया ने भी इसी तरीके की हरकत की रहती कि वो इम्पोज करता नहीं भाई हिंदी, जैसे कि हमने प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स में देखा था कि हिंदी और इंग्लिश को लेके भी मतभेद हुआ था, लेकिन बाद में क्या डिक्लेयर कर दिया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बाकी जहाँ जहाँ यूज होना है वहाँ इंग्लिश यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तमिल ने प्रोटेस्ट किया था, तमिल स्पीकिंग लोग हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि अगर हम हिंदी इम्पोज करेगा तो हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही केस हुआ, लेकिन इंडिया ने जो है लोगों की बात को समझा और उस समय के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। इसलिए आज हमारी कंट्री जो है एक राष्ट्र है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोला जाता है फिर भी एक राष्ट्र है। Contrary to the fears of Jawaharlal Nehru and Sardar Patel, linguistic states have not threatened the unity of India. Rather, they have deepened this unity. Once the fear of one language being suppressed has gone, the different linguistic group have been content to live as a part of larger nation called India. तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, उनको शुरू से डर था कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उनके कारण इंडिया की जो यूनिटी है उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आ सकती है ना, कहीं कहीं धक्का पड़ सकता है, इसलिए है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। ये जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, ये जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, यही हमारी कंट्री को यूनाइट करके रखा गया है। इसलिए एक बहुत बड़ा नेशन जिसे इंडिया कहा जाता है वो बहुत ही सुख समृद्धि के साथ आज बहुत अच्छे से प्रगति के राह पे चल रहा है, जिसके हम निवासी हैं, है ना। इसलिए हम बोलते हैं प्राउड टू बी एन इंडियन, ठीक। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये लास्ट चैप्टर था 8th क्लास का। तो मैंने पूरे चैप्टर्स कवर किए हैं, बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। जितनी वर्ड मीनिंग्स है, क्योंकि मैंने ये देखा कि हिस्ट्री में बहुत ही टफ मीनिंग्स वाले वर्ड हैं, तो मैंने सारे जो वर्ड हैं उनकी मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।